स्वागत दोस्तों देश दुनिया की सारी बड़ी अपडेट के साथ आपके सामने मौजूद। यहाँ पर चलेंगे सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे दोस्तों। राहुल गांधी की बिहार में होने वाली सभा से पहले इंडिया गठबंधन में शामिल हो गए बड़े नेता। बताएंगे जनता दल यूनाइटेड के कौन से बड़े नेता है दोस्तों। इसी के साथ में राहुल गांधी के बैनर पोस्टर लगाकर कई जगह पर किए जा रहे थे भाजपाइयों के द्वारा बवाल, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भी मैदान में उतर आए हैं दोस्तों। इसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी को लेकर भी दिल्ली चुनाव से है बड़ी अपडेट। इसी के साथ में आपको बताएंगे बीजेपी के नेत्री कंगना रनावत का पंजाब में पुरजोर तरीके से विरोध हुआ है दोस्तों। बताएंगे जबरदस्त तनाव फैला हुआ था। एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि दिल्ली के बाद बिहार के चुनाव में जरूर सत्ता परिवर्तन होगा तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में बिहार मांगे बदलाव लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर एक और राहुल गांधी दिल्ली से सीधा बिहार के दौरे पर निकलने वाले हैं तो दूसरी ओर बिहार में पार्टी की ओर से जबरदस्त तैयारी शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन को भी अब राहुल गांधी के दौरे से पहले बड़ी सफलता मिली है दोस्तों। जनता दल यूनाइटेड को उस वक्त तगड़ा झटका लगा जब जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे और पूर्व सांसद मगनी लाल मंडल ने आरजेडी में शामिल होने का फैसला ले लिया। आरजेडी में जैसे ही वो शामिल हुए वैसे ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार सरकार पर पिछड़ा और अति पिछड़ों के खिलाफ काम करने के आरोप लगाए दोस्तों। प्रदेश कार्यालय में राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में पार्टी का दामन थामने वाले मगनी लाल मंडल ने कहा कि मैं अपने पुराने घर में वापस लौट आया हूं। लालू जी हमारे नेता है, हमारे पुराने सहयोगी हैं। लालू ने अपने कार्यकाल में सामाजिक न्याय की एक नई लेख लिखी थी। जनता दल यूनाइटेड में 5 साल रहा। उन्होंने आगे कहा कि जनता दल यूनाइटेड ने मुझको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया था। इसके बाद मगनी लाल मंडल ने राज्य के अंदर 65% आरक्षण को लागू करने और उसे 9वीं सूची में डालने की मांग पर राष्ट्रीय जनता दल का समर्थन किया है दोस्तों। नीतीश कुमार जब महागठबंधन के समर्थन से मुख्यमंत्री थे तब 65% आरक्षण बढ़ाने की बात की गई थी दोस्तों। इसके बाद कानून लाकर आरक्षण को 65% तक बढ़ा भी दिया गया था, लेकिन अभी तक 9वीं सूची में नहीं डाला गया है दोस्तों। यानी हाई कोर्ट में मामला बुरी तरीके से फंस गया है। कुल मिलाकर महागठबंधन के लोगों को उनके आरक्षण देने के योजना पर पानी फेरने के सारे हथकंडे अपनाए गए हैं दोस्तों। कुल मिलाकर सामाजिक न्याय की परिकल्पना पूरी करने वाले पार्टियों को, इंडिया गठबंधन को कमजोर करने वाले नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए उनके ही दिग्गज नेता ने पार्टी को टाटा अलविदा बाय बाय कह दिया है दोस्तों। आपको क्या लगता है लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ राहुल गांधी भी अब सीधे बिहार के दौरे पर पहुंचने वाले हैं। राहुल गांधी के दौरे से पहले जगह जगह कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बैनर पोस्टर लगा दिए, लेकिन भाजपाइयों की नींद उड़ गई तो बीजेपी के लोग बैनर पोस्टर को हटवाने के लिए शासन प्रशासन का प्रयोग करने लगे। प्रशासन के लोगों ने कई जगह बैनर पोस्टर फाड़ दिए। इसके बाद भाजपाइयों के द्वारा गलत तरीके से राहुल गांधी को बदनाम करने की भी साजिश रची गई दोस्तों। राहुल गांधी के खिलाफ जगह जगह एक ऐसा बैनर लगाया गया जो साफ तौर पर विवादित था। राहुल गांधी को लेकर पोस्टर लगाते हुए दावा किया गया कि मंदिर में पूजा करने वाले महिलाओं को छेड़ते हैं। राहुल गांधी ने इस तरीके का बयान दिया था और ऐसे कई और पोस्टर लगाए गए थे। तरीके से राहुल गांधी को उनके कल होने वाले दौरे से पहले बदनाम करने की साजिश रची जा रही थी दोस्तों। जैसे ये जानकारी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को मिली, पटना में जितने भी इस तरीके के बैनर पोस्टर लगाए गए थे सब पर पहुंचकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने अपना घुसा चलाया, हाथ लात घुसे सब कुछ चलाकर फाड़ दिया और कांग्रेस पार्टी का झंडा लहरा दिया दोस्तों। कुल मिलाकर राहुल गांधी को बदनाम करने वाले को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साफ शब्दों में ये बातें कह दी गई है। आपकी क्या राय है लिखकर बताइएगा। इसी के साथ में दोस्तों बिहार के चुनाव के मद्देनजर कल होने वाला है राहुल गांधी का बिहार का दौरा। 12:45 पर पटना में बापू सभागार में संविधान सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित करेंगे। दोपहर 2:45 पर यानी 2:45 बजे बिहार प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में सदाकत आश्रम में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। यानी पार्टी को पहले विचारधारा क्लियर की जाएगी कि संविधान को बचाना उनकी विचारधारा है और पार्टी को इस पर काम करना है। जितने भी संविधान पर आक्रमण हो, कांग्रेस पार्टी के लोग सबसे पहले संविधान पर हमला करने वाले लोगों पर निशाना साधे और उनको राजनीतिक तौर पर अपने निशाने पर ले और इसके बाद पार्टी के कार्यकर्ताओं से चुनाव को लेकर भी कई सारे वादे किए जाएंगे और पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक दिशा दी जाएगी कि कैसे चुनाव में आगे बढ़ना है। कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी ने जबरदस्त तैयारी कर ली है दोस्तों। इसी के साथ में हरिनगर विधानसभा से आम आदमी पार्टी के विधायक राजकुमार ढिल्लों ने आखिरी समय पर टिकट कटने के बाद निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन भर दिया है। राजकुमार का आरोप है कि अरविंद केजरीवाल ने हरिनगर विधानसभा की टिकट 12 करोड़ रुपए में बेच दी है। आपको बता दें कि हरिनगर विधानसभा से आम आदमी पार्टी के विधायक है राजकुमारी ढिल्लों, जिनका टिकट काट दिया गया है दोस्तों। टिकट क्यों काटा गया इसके बारे में आम आदमी पार्टी की ओर से कोई ऐसी डिटेल में जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन लग रहा है कि उन्होंने सर्वे करवाया होगा और क्षेत्र में हार के संकेत मिल गए होंगे, शायद इसीलिए ऐसा निर्णय लिया गया है। आपको बता दें कि हरिनगर विधानसभा क्षेत्र पश्चिम दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है और 2008 में भारतीय जनता पार्टी का नेता यहां पर चुनाव जीता था। इसके बाद 2013 में जगदीप सिंह चुनाव जीते थे। फिर 2015 में आम आदमी पार्टी के ही जगदीप सिंह यहां से चुनाव जीते थे और आम आदमी पार्टी के सबसे मजबूत गढ़ में से एक है दोस्तों। इस बार आम आदमी पार्टी के सुरेंद्र सिंह सेतिया मैदान में उतरे हुए, उनके सामने भारतीय जनता पार्टी के श्याम शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने प्रेम शर्मा को मैदान में उतारा है। पिछली बार के चुनाव में आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को 53% के आसपास वोट मिले थे और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को 35% वोट मिले थे, यानी लगभग 20,000 का अंतर था चुनाव में। तो आम आदमी पार्टी उम्मीद कर रही है कि वापस से इस सीट को जीता जाए। आपको क्या लगता है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। साथ ही शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने शुक्रवार को कंगना रनावत की फिल्म इमरजेंसी की रिलीज के खिलाफ पंजाब में कई स्थानों पर सिनेमा घर के बाहर प्रदर्शन किया है। इस वजह से राज्य में ज्यादातर जगहों पर फिल्म रिलीज नहीं हो पाई है दोस्तों। फिल्म में कंगना रनावत पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की भूमिका निभा रही है। ये फिल्म 1975 से 1977 तक 21 महीने के
आपातकाल के दौरान के घटनाक्रम पर आधारित है दोस्तों, क्योंकि पंजाब से जुड़े हुए कई सारे घटनाक्रम दिखाए गए हैं। तो लुधियाना, अमृतसर, पटियाला और बठिंडा में सिनेमा घरों के बाहर जोरदार विरोध किया गया है। राज्य में मॉल और सिनेमा घरों के बाहर पुलिस बल को भी तैनात करना पड़ा है। श्री गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रताप सिंह ने पीटीआई से बात करते हुए कहा है कि हमने फिल्म की रिलीज को रोकने के लिए केंद्र सरकार और पंजाब सरकार से बात की है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो फिर हमको रिलीज रोकने के लिए इस तरीके की चीजें करनी पड़ रही है। कुल मिलाकर दोस्तों, कंगना रनावत ने मूवी बनाई होगी तो जरूर इसमें कंट्रोवर्शियल चीजें डाली गई होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप लोग को क्या लगता है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा कि आपने ये मूवी देखी, और अगर देखी है तो आप अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा। इसी के साथ में पश्चिम दिल्ली में आम आदमी पार्टी को विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा झटका लगा। द्वारका विधानसभा से आम आदमी पार्टी के पार्षद नरेंद्र गिरसा और विकासपुरी विधानसभा से आम आदमी पार्टी के पार्षद रविंद्र सोलंकी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। दोनों पार्षद जाट समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, तो क्या इससे क्षेत्रीय समीकरण और ज्यादा बदलने वाले हैं? जो भी जानकारी इससे जुड़ी आगे आती रहेगी आप लगातार पहुंचाएंगे। साथ साथ दोस्तों, समाजवादी पार्टी के संस्थापक और वरिष्ठ नेता रहे दिग्गज नेता श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा लगाए जाने पर कुंभ में भारतीय जनता पार्टी के लोग सवाल खड़ा कर रहे थे। बीजेपी के लोगों का कहना था कि मुलायम सिंह यादव पर कई सारे गंभीर आरोप लगे हैं राम मंदिर मूवमेंट के मामले को लेकर, इसीलिए उनकी मूर्ति नहीं लगनी चाहिए। कुल मिलाकर दोस्तों, भाजपाइयों को समाजवादी पार्टी के नेताओं के द्वारा मूर्ति लगाए जाना राजनीति नजर आ रहा था। आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर अब संज्ञान लेते हुए लोगों ने जब ये सवाल पूछा शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद से, तो उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है दोस्तों। उन्होंने कहा कि पूरे कुंभ में 10-10 मीटर पर दो व्यक्तियों की तस्वीर लगाई गई है, उनका निशाना मोदी और योगी आदित्यनाथ के पोस्टर की तरफ था। दोस्तों, पूरे कुंभ में मोदी योगी के फोटो लगाए गए थे। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद कहते हैं कि अगर उन दोनों लोगों के 10-10 मीटर पर फोटो लगी हुई है तो फिर कोई अन्य व्यक्ति भी चाहता है कि वो प्रतिमा स्थापित करे, तो इसमें दिक्कत क्या है? इसके बाद मीडिया वालों ने उनसे सवाल पूछा कि भाजपा के लोग मुलायम सिंह यादव की सरकार पर आरोप लगाते हैं कि उन्होंने राम मंदिर मूवमेंट के दौरान कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलवाई थी, तो इस पर जवाब देते हुए शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद कहते हैं कि उस समय में जो चीफ सेक्रेटरी हुआ करते थे, आज उसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने राम मंदिर का ट्रस्टी बना दिया है, यानी राम मंदिर के सबसे बड़े पोस्ट पर बिठा दिया है, तब इनकी भावनाएं आहत नहीं हो रही है। कुल मिलाकर दोस्तों, शंकराचार्य ने भारतीय जनता पार्टी के प्रोपेगेंडा को, उनके झूठ को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। अगर आप भी मानते हैं कि बीजेपी के लोगों को अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है और राजनीति का नाम लगाकर और पोस्टर बैनर पर आपत्ति जताने से पहले कुंभ मेले में जहां जहां मोदी और योगी के फोटो लगाए गए उन सबको हटाया जाना चाहिए। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों, चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार में भारतीय जनता पार्टी के बाहुबली नेता सुनील पांडे के बेटे और बीजेपी के विधायक एक विवादित बयान देते हुए सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के विधायक विशाल प्रशांत भोजपुर में अपने एक कार्यक्रम में कहते हैं कि अधिकारियों को सीधे उठाकर फेंक देंगे। बाहुबली नेता सुनील पांडे के बेटे और बीजेपी के विधायक का वीडियो वायरल हो रहा है। दोस्तों, उन्होंने कहा है कि हम लोग धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे बल्कि अधिकारियों को उठाकर सीधे फेंक देंगे। यानी आप समझ सकते हैं कि बीजेपी का नेता खुलेआम अधिकारियों को धमकियां दे रहा है। दोस्तों, क्या जनता दल यूनाइटेड इस तरीके के बयान का समर्थन करती है? ये बड़ा सवाल है। आप लोगों को जो भी लगता है लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज के द्वारा जो विवादित बयान दिया गया था दोस्तों, अब वो अपने बयान पर पीछे हट नहीं रहे, माफी मांग नहीं रहे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को उन्होंने अपना जवाब देते हुए कहा है कि जो बयान मैंने दिया था मैं उसके साथ में हूं, यानी मुस्लिम समुदाय को लेकर जो गलत भाषा का इस्तेमाल किया गया तो दोस्तों उसको फिर से जस्टिफाई कर रहे हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज। अब देखना है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के पास ताकत है कि इस तरीके के विवादित जज को उनके पद से हटाया जाए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर खासकर माइनॉरिटी लोगों में कोर्ट के प्रति न्याय को लेकर सवाल खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत धन्यवाद।